हेलो, वेलकम बैक टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम जो बातें करेंगे वो करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्ट 3। यानी कि आज की क्लास जो कि मेरी पार्ट 3 है। एक्चुअली मैं अपने 2 क्लासेस पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ ईपीएफ के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनके अंदर कंप्लीटली डिटेल में बताया गया है, ईपीएफ को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है इन डिटेल। लेकिन आज की जो क्लास है वह हम एक क्वारीज को लेंगे, यानी कि एक स्टूडेंट की क्या क्या क्वारीज उठती हैं ईपीएफ को लेकर उसके माइंड में, उन क्वारीज को देखते हुए मैंने क्लास क्रिएट किया है। तो उन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को इस क्लास के अंदर आज हम देखेंगे। तो इस क्लास को पहले आप मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है ईपीएफ के बारे में। अगर शॉर्ट में ही जानना है सिर्फ आपको शॉर्ट में, तो आप इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक है मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ईपीएफ को बिल्कुल देख सकते हो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तभी कीजिएगा तब ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लगे कि वीडियो में कुछ था सीखने के लिए। और पार्ट 1 और 2 को भी जरूर देखिएगा अगर आपको फिर डिटेल में जानना है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और आज हम ईपीएफ की क्वारीज लेते हैं एक स्टूडेंट्स की कि क्या क्या क्वारीज उसके माइंड में होती हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक समरी क्लासेस है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, वो उसकी एक समरी है, ठीक है। कैसा भी आप समझ लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पर फैक्ट ऑल स्टूडेंट क्वारीज। तो चलिए पहली क्वारीज आती है एक स्टूडेंट की, व्हाट इज ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है? EPF it is a saving scheme which have introduced by the government by the EPF Act in 1952। EPF एक सेविंग स्कीम होती है जो कि एक एम्प्लॉयर के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। अगर एम्प्लॉय इसके लिए मैंडेटरी होता है फैसिलिटी को लेना, तभी ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन वही 2 आता है, व्हाट इज ईपीएफओ। ईपीएफओ कौन होता है? ईपीएफओ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज द हैंडल ईपीएस एंड ईपीएस मीन्स एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। दिस ईपीएफओ हैज कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल की जाती है। और ईपीएफओ जो होता है वो ईपीएफ, ईपीएस, इडली, इन 3 टाइप्स की स्कीम्स को हैंडल करने का वर्क करता है। यानी कि कंपनियां अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जो ईपीएफ के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना जिनको मैंडेटरी होता है, वो अपने आप को ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर कराती हैं। रजिस्टर कराने के बाद ईपीएफ की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को देती हैं, जिसके बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं थर्ड क्वेश्चन आता है एक स्टूडेंट का, व्हाट इज मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। कहता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर का मतलब क्या है। ठीक है, वो तो ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराएंगी अपने आप को ईपीएफओ के अंदर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? तो लिखा हुआ है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ना, सिंपल, मंगला ट्रेडर, पार्ले एंटरप्राइजेस, रमन ग्रोसरी स्टोर, इट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो इनको ईपीएफ के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। उसके बाद ही उस एम्प्लॉय को फैसिलिटी दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल रजिस्टर अंडर ईपीएफओ इन विच 20 और मोर एम्प्लॉय वर्किंग फॉर दिस मैंडेटरी रजिस्टर अंडर ईपीएफओ। यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर होगी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उसको ईपीएफओ के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैंने अभी पहले दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक स्टूडेंट का, वो कहता है, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन नॉट मैंडेटरी रजिस्टर अंडर ईपीएफओ। वो तो ठीक है कि आपने बता दिया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर होगी, लेकिन ये बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ईपीएफओ के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। तो लिखा हुआ है, इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉय आर वर्किंग।
जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय हैं उसको अपने आप को EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अब 6th क्वेश्चन की ओर। सो 6th क्वेश्चन आता है, वो कहता है विच एम्प्लॉय विल एलिजिबल फॉर EPF, कि कौन सा एम्प्लॉय EPF की स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। हुज ज्वाइनिंग सैलरी या टेक होम सैलरी इज लेस देन ₹15,000 पर मंथ, देन इट विल बी मैंडेटरी बिकम द मेंबर ऑफ EPF। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन EPFO के अंडर रजिस्टर्ड है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिनकी जो ज्वाइनिंग सैलरी जो होती है 15,000 से कम रहती है, और काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग सैलरी जो होती है 15,000 से ज़्यादा की होती है। जैसे कि इन्फोसिस, ऐसी जो कंपनियां होती हैं इनके अंदर कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जैसे बीटेक इंजीनियर, जिनकी जो ज्वाइनिंग सैलरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 24,000 समथिंग, 24-25 पर मंथ इनको टेक होम सैलरी इतनी मिलती है। लेकिन इस कंडीशन में इनको EPF के अंडर रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता है। सो लिखा हुआ है हुज ज्वाइनिंग सैलरी या टेक होम सैलरी लेस देन 15,000 पर मंथ, जिनकी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी या टेक होम सैलरी जिसको हम कहते हैं अगर 15,000 से कम होती है तो उसको EPF का मेंबर बनाया जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 7th क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, इट्स टेक होम सैलरी मोर देन ₹15,000 पर मंथ, देन अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो क्या होगा उस केस के अंदर। तो कहता है हमारा EPF एक्ट, ही कैन आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ EPF ऑन हिज वॉलंटरी बेसिस, टेक द परमिशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड EPF अथॉरिटी। जी हाँ, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी या टेक होम सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो वो भी EPF का मेंबर बन सकता है, लेकिन कब, एम्प्लॉयर और PF अथॉरिटी की बेस पर। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय को EPF का मेंबर बनाया जाए तो ऐसा कर सकता है एम्प्लॉयर, लेकिन उस एम्प्लॉय को EPF की फैसिलिटी देना मैंडेटरी नहीं है EPF एक्ट के अकॉर्डिंग। कई कंपनियां जो होती हैं, विप्रो, इन्फोसिस, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो प्रोफेशनल एम्प्लॉय होते हैं जिनकी टेक होम सैलरी, ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है, उनको ये कुछ कंपनियां जो होती हैं EPF की फैसिलिटी देती हैं। लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो इनकी ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उनको EPF की फैसिलिटी नहीं देती हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर अगर चाहें तो दे सकती हैं, वरना नहीं। लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, EPF की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को नहीं देती हैं, तो कंपनी के ऊपर केस रजिस्टर किया जा सकता है। वहीं क्वेश्चन 8 आता है, हाउ मैनी कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉय हुज ज्वाइनिंग सैलरी इज लेस देन 15,000 पर मंथ। अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन ऑन द सेल फिक्स परसेंटेज इनटू हिज EPF अकाउंट। यानी कि एम्प्लॉय जो होगा वो 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा EPF अकाउंट के अंदर पर मंथ अपनी सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या होगा इस जगह पर, बेसिक सैलरी, DA और कमीशन। बस इन 3 चीज़ों के अलावा और कोई चौथा वर्ड इसके अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय को काफ़ी सैलरी में कुछ मिलता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, काफ़ी परक्यूसाइट्स मिलती है, रेंट हाउस रिकमेंडेशन, कार वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, और कन्वेंस अलाउंस, काफ़ी कुछ अलाउंस मिलते हैं, लेकिन उसको ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ 12% हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी, DA और कमीशन का। इन 3 के अलावा किसी का कैलकुलेटर नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर हु ज्वाइनिंग सैलरी मोर देन ₹15,000 पर मंथ। अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि मैंने बताया था अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 की ज़्यादा की होती है तो वो EPF का मेंबर बनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि अगर एम्प्लॉयर और PF अथॉरिटी में चाहती है तो EPF का मेंबर बन सकता है। लेकिन मेंबर तो बन जाएगा, लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके बाद। तो लिखा हुआ है आंसर, ही विल कॉन्ट्रीब्यूट ऑन हिज वॉलंटरी बेसिस। वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। EPF हैज़ नॉट सेट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रेट, यानी कि EPFO ने उस एम्प्लॉय के लिए कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन रेट सेट नहीं किया है EPF एक्ट के अकॉर्डिंग।
जैसा एम्प्लॉयर चाहता है और जैसा एम्प्लॉय चाहता है ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन वो करेंगे। लेकिन हालांकि कुछ केसेस में, कुछ मैंने देखा है कुछ कंपनियों के केसेस में जिनकी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, वो एम्प्लॉय ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयर ही उनके ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है 12%। क्योंकि इन्फोसिस का मैंने एक स्टूडेंट का सीटीसी देखा था, कॉस्ट कंपनी, उसके अंदर ये डिटेल थी। तो 10th क्वेश्चन कहता है वो हमारा कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 20 एम्प्लॉई हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट होगा। तो इट विल कंट्रीब्यूट सेम एज 12% आउट ऑफ देयर 3.67% into EPF and left 8.33% will contribute into EPS. In this case, employee joining salary is less than ₹15,000 per month। इसमें लिखा हुआ है अगर किसी ऐसे एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम की होती है या टेक होम सैलरी 15,000 से कम की है, तो इस कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, जो एम्प्लॉयर होगा, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर 12% ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो 12% में से वो 3.67 जो है ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि एक एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का 12% सीधे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% सीधे ईपीएफ अकाउंट में नहीं जाता है, वो 3.67% और 8.33% दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों पार्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ईपीएफ में और ईपीएस में। ठीक है, तो आइए चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन कहता है इन विच ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 20 एम्प्लॉय हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय वर्क करते हैं मान लीजिए, तो उसके अंदर एम्प्लॉयर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। इन दिस केस एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट 10% आउट ऑफ देयर 8.33% विल गो टू ईपीएस एंड लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट बैलेंस 1.67% फ्रॉम द 10% विल गो टू ईपीएफ अकाउंट। यानी कि इसने कहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, एम्प्लॉयर जो होगा वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो ईपीएफ के अंडर रजिस्टर्ड है। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। गवर्नमेंट ने कहा, ईपीएफ एक्ट जो हमारा वो ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसको ईपीएफ के अंडर, ईपीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ईपीएफ की फैसिलिटी दूं, मैं अपने एम्प्लॉय को ईपीएफ की फैसिलिटी दूं ताकि उसका अच्छा लगे, तो अगर वो ऐसा चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ईपीएफ के अंडर रजिस्टर करा सकती है। ईपीएफओ में रजिस्टर कराने के बाद एम्प्लॉयर जो होगा 10% कंट्रीब्यूट करेगा ओनली, जिसमें से 8.33% का जो पोर्शन जो होगा वो अपना ईपीएस में जाएगा, बाकी का 1.67% ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। 12th क्वेश्चन कहता है इन विच ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 20 एम्प्लॉय एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मोर देन 15,000 पर मंथ। देन मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं और उसके अंदर सैलरी जो होती है वो 15,000 से ज़्यादा की होती है, क्योंकि कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी जो ज्वाइनिंग सैलरी जो होती है सीधे 24,000, 25,000, 40,000 तक होती है। सीधे जो टेक होम सैलरी जो होती है 40,000, 25,000 समथिंग ऐसे होते हैं। तो उस केस के अंदर क्या कहा है, एम्प्लॉय विल कॉन्ट्रीब्यूट एनी परसेंटेज बट जनरली contribute only 12% कंप्लीट इनटू ईपीएफ। यानी कि इसने कहा है कि एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन जनरली जो कंपनियों में देखा जाता है आज की पोजीशन में एम्प्लॉयर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 12% ही ईपीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना। वहीं 13 क्वेश्चन आता है व्हाट इंटरेस्ट रिसीव इनटू ईपीएफ। ईपीएफ अकाउंट के अंदर कितना इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो होता है 8.5% पर एनम। एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट जो होता है घटता बढ़ता रहता है, जो 8.5% से लेकर 13% के बीच में समथिंग रहता है। लेकिन फिलहाल आज की कंडीशन में
फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% पर एनम है, और फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो थी हमारी 2021 उसके अंदर भी 8.5% पर एनम था। 14 आता है, इज एनी इंटरेस्ट विल रिसीव इनटू ईपीएफ। एक एम्प्लॉय पूछता है कि ठीक है ईपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो ठीक है, क्या ईपीएफ अकाउंट के अंदर भी इंटरेस्ट मिलेगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर भी इंटरेस्ट मिलेगा? नो, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यही स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। 15 क्वेश्चन आता है, ऑन विच इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट इनटू ईपीएफ। ईपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट जो होगा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट या रिसीव ऑन दी बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि ईपीएफ अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रीब्यूट करती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन पर ये ईपीएफ मिलेगा। मींस जितनी अमाउंट टोटल अमाउंट ईपीएफ अकाउंट के अंदर पहुंचेगी उस सारी अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। 16th क्वेश्चन आता है, आर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। यानी कि जो एम्प्लॉय ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा क्या वो टैक्स में उसकी डिडक्शन मिल सकती है? यस, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन ले सकता है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की। कैन आई इंक्रीज माई ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एक एम्प्लॉय पूछता है क्या मैं अपने ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। सपोज मैं अपनी सैलरी का अब 15% कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ 20%, तो ऐसा कर सकता हूँ? तो इसका आंसर लिखा हुआ है यस, यू कैन इंक्रीज योर ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 100% ऑफ योर बेसिक से, बट दिस इज कॉल्ड वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय चाहता है तो अपनी सैलरी का अपनी मनचाहे परसेंटेज इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो चाहता है कि मैं अपनी सैलरी पूरी कॉन्ट्रीब्यूट कर दूँ ईपीएफ के अंदर, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा वो कब करेगा? यदि वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है तो तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। वही क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कहता है कैन एम्प्लॉय विड्रॉ दिस इन एनी टाइम एनी ईयर। क्या एम्प्लॉय इस ईपीएफ अमाउंट को ईपीएफ अकाउंट से कभी भी विड्रॉ कर सकता है क्या, किसी भी टाइम? यस, एम्प्लॉय कैन आल्सो विड्रॉ दिस अमाउंट इन फॉर सम केसेस, मैरिज, एजुकेशन, चिल्ड्रन, आफ्टर चार्जिज जॉब। एम्प्लॉय जो होगा कभी भी विड्रॉ कर सकता है मैरिज के टाइम, या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में, या फिर अगर जॉब चेंज करना चाहता है तो इस कंडीशन में भी एम्प्लॉय इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। इसमें कोई कुछ है नहीं। 19 क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय का, वो पूछता है कि ठीक है सर विड्रॉ तो मैं कर लूँगा, लेकिन कंडीशन क्या है विड्रॉ करने की? तो आपको कंडीशन दी गई है 3 कंडीशन। अगर डिटेल में जानना है कंडीशंस के ऊपर तो प्रीवियस क्लास ही देखना। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है इफ एम्प्लॉय वांट विड्रॉ दिस अमाउंट बिफोर दी 5 years ऑफ सर्विस, so according to section 192A 10% TDS will be deducted by the employer on the excess amount of rupees 50,000। ये कहता है अगर एम्प्लॉइज ईपीएफ अकाउंट को इस ईपीएफ अमाउंट को ईपीएफ अकाउंट से अगर 5 साल के अंदर अंदर अपनी सर्विस से लेकर 5 साल के अंदर अंदर अमाउंट निकालता है और वो अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा की होती है तो एम्प्लॉयर जो होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192A 10% TDS डिडक्ट कर देगा और नेट बैलेंस अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर देगा। सेकंड कंडीशन क्या है विड्रॉ की? इफ एम्प्लॉय विड्रॉ दिस अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी या रिटायरमेंट और मिडल इन द ईयर, देन ही कैन विड्रॉ ओनली 75% अमाउंट ऑफ टोटल ईपीएफ आफ्टर 1 month लीव द जॉब एंड लेफ्ट 25% कैन विड्रॉ आफ्टर 2 months। यानी कि अगर एम्प्लॉय मान लेते हैं कि मैच्योरिटी के पहले या फिर रिटायरमेंट से पहले इस ईपीएफ अकाउंट में से ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ करने के लिए क्या कहता है ये रूल? ये कहता है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब को अगर चेंज करता है तो उसके 1 महीने के बाद 75% अमाउंट उस ईपीएफ का निकाल सकता है और बाकी का 25% 2 महीने के बाद निकालेगा। थर्ड कंडीशन कहती है विड्रॉ की
इफ एम्प्लॉय विड्रॉ आफ्टर मैच्योरिटी और रिटायरमेंट देन ही कैन विड्रॉ एट अ वन टाइम कंप्लीट अमाउंट विदाउट डिडक्ट एनी TDS। अगर एम्प्लॉय इस EPF अमाउंट को 5 साल कंप्लीट होने के बाद या फिर मैच्योरिटी पर या फिर रिटायरमेंट के बाद अगर विड्रॉ करता है तो वो कंप्लीटली एक साथ कॉर्पस में विड्रॉ कर सकता है। और तो और खास बात ये है कि एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगी, कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, कंप्लीटली टैक्स फ्री है। सो क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा, कैन एम्प्लॉय ट्रांसफर दिस अमाउंट इफ ही वांट चेंज द जॉब। क्योंकि कई कंडीशन में होता क्या है, एम्प्लॉय एक जॉब को चेंज करता है, एक कंपनी से हटकर दूसरी कंपनी में जाता है, ज्वाइनिंग लेता है न्यू कंपनी के अंदर, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय कन्फ्यूज रहता है कि क्या मैं इस EPF अमाउंट को इस अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ दूसरी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं तो दूसरी कंपनी में आज जॉब ले रहा हूँ ना, चेंजिंग कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन से तो लिखा हुआ है यस। आफ्टर द न्यू एम्प्लॉय विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू EPF एम्प्लॉय अकाउंट एंड इफ एम्प्लॉय रजिस्टर्ड अंडर EPFO। अगर एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो वो इस EPF अमाउंट को अपने उस अकाउंट से, पुराने वाली कंपनी के अकाउंट से दूसरी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है, पूरा की पूरा पैसा EPF का। फिर उसके बाद अगर वो कंपनी, जो न्यू कंपनी जो होगी, अगर वो EPFO के अंडर रजिस्टर है तो वो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी एम्प्लॉय की EPF अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी वहाँ से। फिर एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि एक एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी मान लेते हैं 14,000 है, तो स्टार्टिंग में तो वो EPF के लिए मैंडेटरी है मेंबर बनना, लेकिन मान लेते हैं कि 2 साल सर्विस करने के बाद उसकी सैलरी जो है 20,000 पहुँच जाती है। 2 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग से उसकी सैलरी जो है 20,000 पहुँच जाती है, तो क्या उस कंडीशन में वो मेंबर बना रहेगा या फिर उसको निकाल दिया जाएगा मेंबर की लिस्ट से? सो भाई वो मेंबर बना रहेगा, ठीक है ना, उसको निकाला नहीं जाएगा मेंबर की लिस्ट से, वो EPF का मेंबर बना रहेगा। वहीं 21 क्वेश्चन कहता है, डू आई नीड एम्प्लॉयज परमिशन टू विड्रॉ EPF फ्रॉम EPF अकाउंट। एक स्टूडेंट पूछता है क्या मुझे को कोई नीड होगी एम्प्लॉय की परमिशन लेने की, अगर मैं EPF अमाउंट को विड्रॉ करता हूँ तो कोई नीड नहीं है। आप बिना एम्प्लॉय की परमिशन लिए हुए, बिना ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लिए हुए कोई भी एम्प्लॉय इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। कैन एम्प्लॉय चेक हिज सेल्फ बैलेंस ऑफ EPF। बिल्कुल चेक कर सकता है एम्प्लॉय, अपने EPF बैलेंस को बिल्कुल चेक कर सकता है EPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर epifindia.government.in। 23 कहता है, हैव एनी स्कीम वर्क विद EPF। क्या EPF स्कीम के साथ कोई भी स्कीम और वर्क करती है मिलकर इसके साथ? यस, 2 अदर स्कीम आर वर्क विद EPF, EPS एंड इडली। 2 स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जो EPF के साथ मिलकर वर्क करती हैं। मतलब क्या है इन स्कीम का, अगर कोई एम्प्लॉय EPF का मेंबर है, अगर कोई एम्प्लॉय EPF का मेंबर है तो वो एम्प्लॉय EPS और इडली का भी मेंबर होगा, ये कंपलसरी है। अच्छा सर, लेकिन सर कई कंपनियों के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? उसकी मैं केस स्टडी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। अपनी EPS की क्लासेस और इडली की क्लासेस भी आएंगी अभी इसके बाद, फिर उसके क्लास हम जानेंगे एक्चुअली ऐसा होता क्यों नहीं है। 24th क्वेश्चन कहता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय विल एलिजिबल फॉर EPF। क्या एक टेम्परेरी एम्प्लॉय EPF के लिए एलिजिबल होगा? क्योंकि बेसिकली कंडीशन में परमानेंट एम्प्लॉय EPF के लिए मैंडेटरी होते हैं, एलिजिबल होते हैं, लेकिन कई कंडीशन ऐसी भी हैं जिसके अंदर टेम्परेरी एम्प्लॉय को भी एलिजिबल माना गया है। यस, बट दिस एम्प्लॉय विल फॉलो सम रूल ऑफ लेबर लॉ। उस एम्प्लॉय को लेबर लॉ के कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होगा। उस टेम्परेरी एम्प्लॉय फिर वो EPF का मेंबर बन सकता है, उसको मैंडेटरी है EPF का मेंबर बनाया जाना। कुछ हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय जो होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को 6 महीने की सर्विस प्रोवाइड करा देता है तो वो कंपनी जो होती है उस टेम्परेरी एम्प्लॉय को EPF का मेंबर बना देती है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती हैं स्टार्टिंग में ही EPF का मेंबर एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय को बना देती हैं। 25th क्वेश्चन कहता है, इफ एम्प्लॉय इज डेथ देन हु कैन विड्रॉ दिस EPF अमाउंट। मान लेते हैं अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान,
तो इसके ईपीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा, क्या रूल है उसका। नॉमिनी एंड अनदर कोर्ट विल डिसाइड, लिखा हुआ है, ये कहता है कि भाई जो ईपीएफ अकाउंट में जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होगा उस एम्प्लॉय का, वो नॉमिनी उस पैसे को निकाल सकता है, या फिर अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो इसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पैसा किसको दिया जाए, उसके फैमिली मेंबर में से ये पैसा किसको दिया जाए। हालांकि जो इसका जो पैसा मिलता है वो उसके रिलेटिव को मिलता है। रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है इस जगह पर, उसकी स्पाउस, अनमैरिड डॉटर और सन, अगर सन उसकी एज जो है 25 साल तक है और उसके मदर और फादर, इनमें से उसको पैसा मिलता है। एक अब क्वेश्चन आता है 26। क्वेश्चन 26 कहता है दोज इंटरेस्ट विल बी रिसीव इट इज आल्सो टैक्सेबल और नॉट, मींस ईपीएफ अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा। लिखा हुआ है इफ इन द ईपीएफ अकाउंट बोथ आर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर देन इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू 2.5 लाख, excess amount will be taxable under 5th head of the income according to Income Tax Act 1961। यानी कि अगर ईपीएफ अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस अमाउंट पर मिला हुआ इंटरेस्ट 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगा और 2.5 लाख के बाद वो टैक्सेबल अमाउंट जो होगी इनकम टैक्स के 5वें हेड के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन इफ ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देन एग्जम्पशन विल बी रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट अप टू ₹5 लाख एंड एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ईपीएफ अकाउंट के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इस कंडीशन के अंदर ईपीएफ एक्ट हमारा ये कहता है इसके अंदर इंटरेस्ट की जो एग्जम्पशन होगी वो 5 लाख तक की होगी। मींस उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। 5 लाख के बाद जो अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल कर दी जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है ना। 27 क्वेश्चन आता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इज ईपीएफ गुड स्कीम और नॉट। इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। कई एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता होता कि ईपीएफ हमारे लिए अच्छी स्कीम है या नहीं, या फिर पता भी होता है तो ठीक है। तो लिखा हुआ है यस फॉर द एम्प्लॉय फ्यूचर इट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माई व्यू। भाई मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ईपीएफ जो है काफ़ी बेस्ट स्कीम है एक एम्प्लॉय के लिए। क्योंकि बेस्ट क्यों मानता हूँ मैं इसका, एक एम्प्लॉय अपनी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, सेविंग करता है। भाई अगर एम्प्लॉय को पूरी सैलरी अगर मिलती है तो वो कोई ना कोई एफडी कराएगा किसी बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर कोई ना कोई और सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कराएगा। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि इस ईपीएफ के अकाउंट के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर दे, ना उसको कहीं जाना पड़ेगा, सीधा एम्प्लॉयर उसको हेल्प भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प करेगी और साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूट करती है इसके अंदर। और इंटरेस्ट रेट भी उतना ही मिलता है 8.5% जो किसी अदर स्कीम के अंदर मिलता है आजकल, उतना ही इसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है। कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। एम्प्लॉय जब चाहता है इसमें से पैसा निकाल सकता है, ठीक है ना, जब चाहे पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर वो 5 साल से पहले पैसा निकालता है तो उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है 50,000 से ऊपर के अमाउंट पर। लेकिन एम्प्लॉय जो होगा वो अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उस टीडीएस को भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा आपकी कोई अगर डाउट रहती है, कोई माइंड में फिर भी क्वेश्चन रहे, ठीक है ना। हालांकि मैंने 27 क्वेश्चन लिए हैं जो उठते हैं एक स्टूडेंट के, फिर भी कोई ना कोई तो क्वेश्चन अवश्य रह ही जाएगा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने उसको ईपीएफ को डिफाइन किया है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जो होगी हमारी एक नई स्कीम के ऊपर आएगी।